नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेहरा इंडस्ट्रीज आदित्य अपनी मीटिंग ख़त्म करके केबिन में आता है और उसके साथ ही नील भी था। तभी आशी और निकिता केबिन का डोर नॉक करते हैं। आदित्य उन्हें अंदर आने की परमिशन देता है। निकिता, मिस्टर मेहरा, आप यहाँ डिज़ाइन चेक कर लीजिए। मैंने कंपनी में होने वाले इवेंट के लिए यहाँ कुछ स्केचेस बनाए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना हमारी टीम आज से ही इन्हें बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगी। उसकी बात सुनकर आदित्य के मुंह से अचानक ही निकल जाता है, इतनी जल्दी? निकिता उसे घूरते हुए, आपको सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए मिस्टर मेहरा, फिर चाहे हम 1 महीने में करें या फिर 1 दिन में। उसकी बात सुनकर आदित्य मुंह बना लेता है और मन में सोचता है, इस लड़की को इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की। मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं है कि इससे कैसे माफ़ी मांगूंगा। आदित्य उन डिज़ाइंस को चेक करने लगता है और फिर कुछ डिज़ाइंस को सिलेक्ट करके बोलता है, मुझे यह डिज़ाइन अच्छी लगी हैं, आप लोग आगे का काम शुरू कर सकते हैं। फिर वहाँ लोग कुछ देर डिज़ाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। घर जाने से पहले निकिता आदित्य के केबिन में आती है। आदित्य उसे वहाँ देखकर खुशी से पूछता है, क्या हुआ निकिता? उसे इतना खुश देखकर निकिता अजीब सा चेहरा बना लेती है और मन में सोचती है, आज इस करेले के मुंह से चाशनी कैसे टपक रही है। उसे आदित्य का इतना स्वीट बिहेवियर देखने की आदत नहीं थी, लेकिन वह इन सब को इग्नोर करके कहती है, मैं आपको यह बताने आई थी कि मैं 3 दिन तक ऑफिस नहीं आने वाली। उसकी बात सुनकर आदित्य जल्दी से बोलता है, पर क्यों? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा। निकिता उसे घूरते हुए बोलती है, मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ मिस्टर मेहरा, मैं बस आपको बता रही हूँ, मैं आपकी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ जो आप मुझे पर ऑर्डर चलाएंगे। उसकी बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, मुझे पता है कि आप मेरी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हैं मिस शर्मा, लेकिन अभी आप मेरे अंडर काम कर रही हैं, इसीलिए मुझे यह जानने का हक है कि आप क्यों ऑफिस नहीं आएंगी। निकिता, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, इसीलिए मैं बहुत बिजी हूँ। क्या इतना जानना आपके लिए काफ़ी है? आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। निकिता तुरंत उसके कैबिन से निकल जाती है। आदित्य खुद से ही, यह लड़की जैसे काम कर रही है, ऐसे तो यह 1 महीने का काम 1 हफ्ते में कर देगी। मुझे इसे कंपनी में रोकने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है। कुछ देर के बाद उसके केबिन का डोर नॉक होता है और वहाँ से एक मिडिल एज की औरत आती है और आदित्य को ग्रीट करती है। औरत, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आदित्य, गुड इवनिंग मिस शिवानी, मुझे आपसे यह जानना था कि क्या आपने हमारी कंपनी में होने वाले इवेंट के लिए मॉडल डिसाइड कर ली है। मिस शिवानी, मेहरा इंडस्ट्रीज़ में एज आ मैनेजर काम करती हैं, जो कई बड़े सेलिब्रिटीज़ की मैनेजर रह चुकी हैं। मिस शिवानी, मिस काया इस इवेंट में मेन मॉडल थी, लेकिन आज सुबह ही उनकी मौत हो गई, इसीलिए अब हमें इस फैशन इवेंट के लिए मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह मिस शिवानी को कुछ बताने लगता है, जिसे सुनकर वह कुछ खास खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ में सिर हिला देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं नील के कैबिन में नील बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन में आशी आती है, उसे कुछ फाइल्स देती है और बोलती है, सर, निकिता मैम ने मुझे यह फाइल्स आपको देने को कहा था। नील आशी से फाइल ले लेता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें बुढ़ा दिखाई दे रहा हूँ?
उसका सवाल सुनकर आशी चौंक जाती है और उसे देखकर मन में सोचती है, यह नील सर कैसे सवाल पूछ रहे हैं। वह जल्दी से बोलती है, यह आपसे किसने कहा सर? आप तो बहुत, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। कंपनी में कई लड़कियां मरती हैं आप पर। नील, अच्छा, लेकिन जब तुम मुझे बार बार आप बुलाती हो तो मुझे यही लगता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। आशी, नहीं सर आप। नील, आप नहीं तुम। आज से तुम मुझे तुम बुलाओगी और सर नहीं बल्कि नील। नील, आशी, लेकिन मैं आपको कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों के मुंह से अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर आशी शर्मा जाती है और बोलती है, ओके नील। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, इसके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। वहीं उसके कैबिन के बाहर खड़ी रोज़ी अपनी जलती नज़रों से यह सब देख रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है आज आशी। तुम्हें मेरे नील को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए था। वह गुस्से से अपनी डेस्क पर चली जाती है। इस बार तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करती है। कंपनी के बाहर वह आदमी अभी भी खड़ा था जिसे शौर्य ने निकिता का पीछा करने को कहा था। इस आदमी ने अभी तक निकिता का नाम पता कर लिया था और शौर्य को बता दिया था, जिससे शौर्य और भी ज़्यादा खुश हुआ था और उसे निकिता का पीछा करने को कहा था। निकिता अपनी कार लेकर कंपनी के बाहर निकल जाती है और वह आदमी भी निकिता का पीछे करने लगता है, लेकिन सिग्नल होने की वजह से उसे कार रोकनी पड़ती है और निकिता वहां से निकल जाती है। निकिता जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर रोहित, जिया और निखिल बैठे हुए थे। इशिका जिया की गोद में थी, लेकिन इशिता वहां पर नहीं थी। उसे देखकर इशिका भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इशिका, आई मिस यू मम्मा। निकिता, आई मिस यू टू ईशू। लेकिन आपकी दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिया, वह बहुत देर से अपने लैपटॉप में लगी हुई ना जाने पूरा दिन क्या करती रहती है। वह आकर निकिता को गले लगा लेती है। निकिता, तुम सब तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज कैसे? निखिल, क्योंकि मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। जिया उसके सिर पर टैप करके बोलती है, सब्र कर मेरे भाई, अब तो सिर्फ 2 दिन की बात है। उसके बाद फिर विधि परमानेंटली तेरी हो जाएगी। फिर चिपके रहियो अपनी बीवी से। उसकी बात सुनकर विधि शर्मा जाती है। कल विधि और निखिल की हल्दी और मेहंदी है। परसों शादी का मुहूर्त है, इसीलिए सब बहुत एक्साइटेड थे। तभी रोहित बोलता है, निक्कू, तूने अभी तक हमें हमारी ड्रेसेस नहीं दी। निकिता, वह कल सुबह तुम लोगों को मिल जाएंगी। रोहित, बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। जिया, होटल का डेकोरेशन कल तक कंप्लीट हो जाएगा और मैंने मेहंदी वाली को भी बोल दिया है, वह शाम तक आ जाएगी। इशिका, वाह वाह, कितना मज़ा आएगा। मैं तो बहुत डांस करूँगी। निखिल, आप ही नहीं बल्कि हम सब भी खूब सारा डांस करेंगे। विधि, निकिता, तूने आशी को तो इनवाइट कर लिया है। निकिता, हाँ, और कल वह आ जाएगी। तभी विधि बोलती है, अच्छा, अब तू जाकर फ्रेश होकर आ, फिर हम बातें करते हैं। निकिता सबसे पहले इशिता के रूम में जाती है तो देखती है कि निकिता लैपटॉप पर न्यूज़ स्क्रॉल कर रही थी। निकिता, ईशू, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? सब लोग बैठकर मस्ती कर रहे हैं। इशिता, मम्मा, बस थोड़ी देर और। निकिता उसके सर पर हाथ फेर कर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर वह हॉल में आती है। उसके साथ में इशिता भी थी। वह सभी बैठकर बाकी की चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह सब लोग फिर हॉल में मिलकर बातें करने लगते हैं।
तभी एक सर्वेंट निकिता के लिए उसकी ग्रीन टी लेकर आता है। विधि, निक को प्लीज़ अब तो मुझे मेरा वेडिंग लहंगा और ज्वेलरी दिखा दे, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। जिया, हाँ निकिता, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ विधि का लहंगा देखने के लिए, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत होगा। वह तो होगा ही, आखिर एसजे वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर ने उसे डिज़ाइन किया है। निकिता उसका जवाब देते हुए, तुम सब की ड्रेसेस आ चुकी हैं, चलो मेरे साथ। उसकी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं इशिता का चेहरा नॉर्मल ही था। निकिता उन सबको ले जाकर एक रूम के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बॉयज़, तुम लोगों के कपड़े इस रूम में हैं। वह दोनों लड़के उस रूम में जाकर जल्दी से अपने अपने कपड़े देखने लगते हैं। निकिता सभी लड़कियों को साथ दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस लगी हुई थी। उन्हें देखकर सब हैरानी से अपना मुंह हाथों से बंद कर लेते हैं। इशिका, मम्मा, यहाँ सभी कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, आप सच में बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो। इशिता भी उन सभी ड्रेसेस को देखकर खुश थी, क्योंकि वह सभी कपड़े बहुत ज़्यादा यूनिक थे और सिर्फ एसजे डिज़ाइन कर सकती थी उन्हें। जिया, ओ माय गॉड, यह सब ड्रेसेस कितनी ब्यूटीफुल है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी पहन लूँ। विधि, मुंह बनाते हुए, तू क्यों पहनेगी, मेरी शादी है, मैं पहनूंगी। निकिता, बस करो यार, यह तुम दोनों के लिए ही है। वो विधि का हाथ पकड़कर एक बॉक्स के पास ले जाती है और बोलती है, ये रहा तुम्हारा वेडिंग लहंगा। विधि एक्साइटेड होकर वह बॉक्स ओपन करती है और लहंगा देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है और यही हाल जिया का भी था। विधि, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू निक्कू, ये मेरा बेस्ट वेडिंग गिफ्ट है। इशिका, मासी, आप जल्दी से यह पहन कर दिखाओ। विधि हाँ बोलकर वह लहंगा उठाने लगती है, लेकिन वह काफ़ी हैवी था, जिसे देखकर इशिता का मुंह बन जाता है। विधि मुश्किल से वह लहंगा लेकर क्लोजेट में चली जाती है। वहीं जिया सबसे पहले अपनी हल्दी की ड्रेस देखती है, जो कि येलो कलर का जंप सूट था, जिस पर मिरर वर्क हुआ था। जिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अपनी मेहंदी की ड्रेस देखती है, जो ग्रीन कलर का सिंपल गाउन था, लेकिन निकिता की कमाल की कारीगरी से वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसका लहंगा रॉयल ब्लू कलर का था, जिसका ब्लाउज बैकलेस था और जिस पर कढ़ाई हुई थी। उसे अपनी सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। फिर निकिता इशिका को उसके कपड़े देती है। उसकी हल्दी और मेहंदी की ड्रेस क्यूट सा स्कर्ट और टॉप था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शादी में पहनने के लिए निकिता ने उसके लिए पिंक कलर का लहंगा डिज़ाइन किया था, जो उसे बहुत पसंद आता है। इशिका, मम्मा, ये क्यूट सा लहंगा पहनकर तो मैं एकदम प्रिंसेस लगूंगी। निकिता, आप तो अभी भी मेरी प्रिंसेस ही हो। उसकी बात सुनकर इशिका शर्मा कर उसके गले लग जाती है। निकिता दूसरी साइड रखी हुई ड्रेसेस की तरफ इशारा करके इशिता से बोलती है, बच्चा, यह सब आपकी ड्रेसेस हैं। इशिता देखती है कि वहाँ रखी सभी ड्रेसेस बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल थी, जिन्हें देखकर इशिता खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े पसंद नहीं थे। निकिता ने उसके लिए हल्दी के लिए येलो और लाइट क्रीम कलर के जंपसूट और शादी के लिए ब्लू कलर का शरारा बनाया था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उन्हें देखकर जिया मुंह बनाते हुए बोलती है, इशिता, यह कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं हो गए, तुम्हारी एकलौती मासी की शादी है। इशिता, शादी मासी को करनी है, मुझे नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पहन सकती हूँ। इशिका, और वैसे भी मेरी बहन कुछ भी पहन ले हमेशा ब्यूटीफुल ही लगती है। उसकी बात सुनकर इशिता मुस्कुराने लगती है। तभी पीछे से विधि बोलती है, दुल्हन मैं हूँ, इसीलिए मेरी तरफ भी देख लो। उसकी आवाज़ सुनकर सब पीछे देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं,
क्योंकि विधि ने अपना वेडिंग लहंगा पहना था। उसका लहंगा रेड और गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में था। रेड कलर का लहंगा जिस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर था। लहंगे में नीचे की तरफ गोल्डन कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे, जो लहंगे को काफ़ी अच्छा लुक दे रहे थे। लहंगे का ब्लाउज एकदम डिफरेंट था। उसमें बैक पर सिर पर घूंघट लिए एक दुल्हन बनी हुई थी और गोल्डन दुपट्टे में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विधि जब सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखती है तो पूछती है, क्या कुछ प्रॉब्लम है जो तुम लोग ऐसे देख रहे हो? इशिता, आज आप पहली बार खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर विधि उसे घूरते हुए बोलती है, क्या मैं रोज़ नहीं लगती? इशिता, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर विधि उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। निकिता बोलती है, बस करो तुम दोनों। और विधि, तू सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सब उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। विधि बहुत खुश हो जाती है और फिर सबके साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आज पहली बार आदित्य का मन काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार निकिता के कैबिन की तरफ देख रहा था। उसके सामने बैठा नील बहुत देर से उसकी यह हरकत देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके सामने हंसने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वैसे याद तो वह भी आशी को कर रहा था और कल के बाद तो कुछ ज़्यादा ही, लेकिन उसे आज सुबह ही पता चला कि वह 3 दिन ऑफिस नहीं आएगी, जो सुनकर वह नाखुश हो जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वह सीरियस हो जाता है और आदित्य से बोलता है, बॉस एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आदित्य सवाल या नज़रों से उसे देखने लगता है। नील, बॉस हमारी अमेरिका वाली ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और यह सब मिस्टर उदय सिंह ने किया है। उन्होंने हमारे कुछ शेयर होल्डर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की है, जिसमें कोई उनका साथ दे रहा है। यह सुनकर वह गुस्से से बोलता है, मैं इस इंसान को जान से मार दूंगा। नील, हम आज ही अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। नील ओके बॉस बोलकर वहाँ से निकल जाता है और आदित्य अपना काम करने लगता है। खन्ना कॉरपोरेशन। शौर्य गुस्से से अपने सामने खड़े आदमी को घूर रहा था और वह आदमी सर झुकाकर खड़ा था। शौर्य अपने सामने रखी फाइल्स उस पर फेंक कर चिल्लाते हुए बोलता है, एक काम बोला था तुमसे, तुम वह भी नहीं कर पाए। अगर तुमसे यह काम नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा। वो आदमी सर झुकाकर बोलता है, आई एम सॉरी बॉस, मैं मैम का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से सिग्नल हो जाने की वजह से मुझे रुकना पड़ा, लेकिन मैं आज ज़रूर उनका एड्रेस पता कर लूँगा। श्योर, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वह आदमी जल्दी से कैबिन के बाहर निकल जाता है। वहीं शौर्य अपना काम करने लगता है। कल से विधि और निखिल की शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखना ना भूलें हमारी कहानी। और कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।